भाभी ने दी काली और गोरी नंद को ड्रेस। अंजना के बेटे विवेक की कल अंजलि से सगाई हुई थी और आज अंजलि के घर से काफी सारे तोहफे आए हुए थे जिन्हें बैठकर निधि, विवेक, अंजना सब देख रहे थे। वैसे मम्मी, भाभी की फैमिली वालों ने सगाई का अरेंजमेंट काफी जबरदस्त किया था ना। स्पेशली भाभी का सगाई वाला लहंगा कितना डिजाइनर था। 8 से 10 लाख से नीचे का नहीं होगा। पैसे वाली पार्टी में भैया की शादी फिक्स की है। अपनी प्रशंसा सुनकर लालची अंजना के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आजकल तू ज्यादा ही मक्खन लगाने लगी है मुझे। फटाफट से गिफ्ट खोल कर देखते हैं तेरी भाभी ने कैसे गिफ्ट भिजवाए हैं। तीनों गिफ्ट को खोल कर देखते हैं। अरे ये तो वही डिजाइनर कोट पैंट है जो मैं जब खरीदना चाहता था। इसका वॉच कितना सुंदर है। मम्मी देखो, अंजलि भाभी ने मेरे लिए कितना प्यारा डिजाइनर वन पीस बनाया है और मेरे लिए भी कितनी सुंदर साड़ी डिजाइन की है। चलो, घर में डिजाइनर बहू लाने का एक तो फायदा होगा कि कपड़े सिलवाने का खर्चा बचेगा। तभी गले में इंची टेप डाले अंजलि अपने फैशनेबल बुटीक से वीडियो कॉल करती है। हेलो मेरी प्यारी प्यारी डिजाइनर भाभी। हेलो निधि, मेरी डिजाइनर ड्रेसेस आप सबको पसंद तो आए? भाभी, हम सबको आपकी डिजाइनर ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आई है। अच्छा निधि, कंचन तो कल सगाई में आई नहीं थी, इसलिए मुझे उसका मेजरमेंट पता नहीं था। वैसे उसे ड्रेस की फिटिंग सही आई है ना? बिल्कुल अंजलि बहू, कंचन को तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस एकदम फिटिंग आई है। ओके मम्मी जी, मैं रखती हूँ, एक अर्जेंट ड्रेस डिजाइन करनी है। जैसे ही अंजलि कॉल काटती है तो गोरी नंद दांत पीसते हुए कहती है, मम्मी, मैंने पापा को उस काली कलूटी से जिंदगी भर शेयर किया है और अब मुझे बिल्कुल गवारा नहीं कि मेरी डिजाइनर भाभी मेरी सौतेली काली बहन के लिए कपड़े बनाए। निधि, तू फालतू में अपना खून मत चला, क्योंकि ये डिजाइनर ड्रेस में तेरी काली कलूटी सौतेली बहन को किसी कीमत पर नहीं देने वाली। वैसे भी तेरे कॉलेज शुरू होने वाले हैं, तू ये पहन कर जाना। हाँ। अंजना डिजाइनर ड्रेस को पुराने कपड़े से बदल देती है। दरअसल कंचन के पिता मनोहर ने कंचन की मम्मी को डेट कर बाद अंजना से शादी की थी, जिसके पहले से 2 बच्चे विवेक और निधि थे, जिनका रंग गोरा सुंदर था। वहीं कंचना काली थी, इसलिए अंजना ने उसके साथ भेदभाव रखा और मनोहर भी काम के सिलसिले में बाहर रहता तो उसे अपनी बेटी की कोई खबर नहीं थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और शादी की डेट पास आ जाती है तो हॉल में बैठे विवेक से अंजना कहती है, शादी में अब बस 2 दिन बचे हैं। विवेक, चलकर अपने लिए शेरवानी पसंद कर ले। माँ, मैं तो अपने लिए लहंगा लूंगी। कपड़ों की खरीदारी की बात होते देखकर पोंछा मारते हुए कंचना उम्मीद लगाकर कहती है, माँ, मैं भी आपके साथ शादी की शॉपिंग करने चलूं? मुझे भी ड्रेस खरीदनी है। जब तेरे काले कलूटे थोपड़े पर कोई रंग खिलता नहीं तो फालतू में क्यों पैसा खर्च करना। निधि का कपड़ा दिया है ना तुझे, वही पहन लेना। वैसे भी तुम विवेक भाई की शादी में थोड़ी चल रही हो। ये सुनकर कंचन का मन टूट जाता है। पर माँ, विवेक भैया मेरा इकलौता भाई है, मैं क्यों नहीं चलूंगी? क्योंकि तुम जैसी काली कलूटी को अपनी बारात में ले जाकर मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी। 2 दिन बाद बड़ी धूमधाम से बारात निकलती है। मनोहर आज शादी में भी नहीं आ पाता, उसे फ्लाइट जो मिल नहीं पाई थी। वहीं अंजना और निधि कंचन के कमरे में जाती हैं। कंचन, बारात वापस आने तक जो जो काम तुझे दिए हैं सब हो जाने चाहिए, और मेरी होने वाली डिजाइनर भाभी का बेडरूम अच्छे से सजाना, समझी? मेरी भुट्टे जैसी शक्ल वाली बहन जी। सबके जाने के बाद कंचन अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती है। क्यों माँ, तुम मुझे किसके भरोसे अकेले छोड़कर चली गई? मेरी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। तभी उसके पिता मनोहर का कॉल आता है। कैसी है कंचन बिटिया? मैं अच्छी हूँ बाबा, आप कैसे हैं? बेटी तू रो रही है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, यहाँ सब ठीक है। अच्छा मैं रखती हूँ, बारात निकलने वाली है। दुखी मन से रोते हुए कंचन अपने भाई के कमरे में जाती है और फूलों से सेज सजाती है, जिसके बाद बाकी सारे काम करती है। ऐसे ही उसे शाम हो जाती है और जब वो किचन में होती है तभी उसकी माँ का कॉल आता है। कान खोल कर सुन ले करमजली, मेन डोर खोल कर अपने कमरे में चले जाना। खबरदार जो अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो। कंचन गेट खोलकर कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अंजना बहू के साथ घर की चौखट पर आती है और फिर आरती की थाली कलश लाकर उसका गृह प्रवेश करती है। आओ अंजलि बहू, कलश गिराओ, तुम्हारा हमारे घर में परिवार में स्वागत है।
अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है। माँ जी, मेरी दूसरी ननद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। बहू, अब तुझसे क्या छुपाना, दरअसल वो शक्ल से जितनी काली है, मन से भी उतनी काली घमंडी है। तभी सादा सा सलवार सूट पहनकर कंचन कमरे से निकलती है। सभी ने शादी में मेरी भेजी हुई डिजाइनर ड्रेसेस कितनी खुशी से पहनी है, केवल मेरी काली ननद ने नहीं पहना, और ये सगाई शादी में भी नहीं आई है। कुछ ज्यादा ही घमंडी स्वभाव की है। अगले दिन अंजलि सुबह उठकर झाड़ू लगाने लगती है, तभी कंचन आती है। भाभी, आप रहने दीजिए, झाड़ू मैं लगा लूंगी। आज तो ये काली ननद बड़े प्यार से बात कर रही है। कोई बात नहीं, मैं लगा लूंगी। तभी निधि अपने बेडरूम में से बाहर आकर ऑर्डर झाड़ती है। हे यू कोयला खदान, सुबह के 8 बज गए, तूने अभी तक मेरी बैटरी नहीं दी है। बस 5 मिनट देते छोटे, अभी लाती हूँ। और भाभी, ये क्लीनिंग का काम मेरी काली बहन का है। आफ्टर ऑल ये हमारे घर की फ्री ऑफ कॉस्ट मेड जो है। अपनी गोरी नंद का काली वाली नंद के प्रति घमंडी बर्ताव देखकर अंजलि की गलतफहमी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों कॉलेज बहनें जाती हैं, जहां काली वाली सलवार कमीज पहनकर वहीं गोरी वाली डिजाइनर ड्रेस पहनकर जाती है। अंजलि भाभी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप कर लीजिएगा। कंचन, तुम्हारे पास कॉलेज जाने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है? जब से तुमने कॉलेज ज्वाइन किया है, ये 2 सूट ही पहनती हो। भाभी, मेरे पास केवल यही 2 जोड़ी सलवार कमीज है, और वैसे भी मुझ काली बदसूरत पर कोई रंग नहीं खिलता। ओ काली बहन जी, आज क्या कॉलेज की क्लास मिस करवा के छोड़ेगी? चलो जल्दी। दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। अंजलि अपने कमरे में आकर सिलाई मशीन पर ड्रेस बनाने लगती है। सब लोग कंचन के साथ कैसे भेदभाव करते हैं। उसे भी डिजाइनर ड्रेस पहनने का दिल करता होगा, लेकिन बेचारी किसी से मांग नहीं पाती। मैं उसके लिए बनाऊंगी। तब अंजलि अपने काली नंद के स्किन टोन के हिसाब से कपड़े खरीद कर लाती है और मेहनत करके 2 दिन तक एक अच्छी सी ड्रेस बनाती है, और फिर कंचन को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने कमरे में लाती है। भाभी, ये पट्टी तो हटाइए, कहाँ लेके जा रही हैं? बस 2 मिनट। हाँ, अब आंखें खोल लो। कैसा लग रहा है मेरा सरप्राइज? आंखें खोलकर कंचन जैसे ही अपनी एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस देखती है तो खुशी से रो देती है। अंजलि भाभी, ये सारी ड्रेसेस आपने मेरे लिए बनाई है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। पर रो क्यों रही हो? पसंद नहीं आया क्या? भाभी, माँ के गुजरने के बाद मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन के उतरे कपड़े ही पहने थे। सौतेली माँ ने अपने दिल से कभी एक जोड़ी कपड़े नहीं दिलवाए। सालों के बाद आज महंगे डिजाइनर ड्रेस किसी ने तोहफे में दिए हैं। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी डिजाइनर भाभी है ना, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक ड्रेसेस डिजाइन करके दूंगी। कंचन, तुम्हारे नयन नक्श तो बहुत सुंदर हैं, तुम किसी से कम नहीं हो। डिजाइनर भाभी की प्रेरणा भरी बात सुनकर कंचन का आत्मविश्वास जागता है। अगले दिन उसे डिजाइनर ड्रेस में रेडी हुआ देखकर निधि जलकर खाक हो जाती है। इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आई? लाओ, तुमने मेरे इधर से चोरी की है ना? निधि, कंचन को ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाकर दी है। पर बहू, तुम्हें फालतू में अपनी काली ननद पर समय खर्च करने की क्या ही जरूरत थी? कौन सा ये काली ड्रेस पहनकर हुर की परी लगेगी। माँ जी, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। जैसे किसी को पत्थर में शिवलिंग नजर आते हैं, तो किसी को शिवलिंग में पत्थर। जाओ कंचन, ऑल दी बेस्ट। दोनों कॉलेज के क्लास में आती हैं, जहां कॉलेज की टॉप मॉडल शिखा मोना भी उसकी ड्रेस की तारीफ करती हैं। वाओ कंचन, आज तो तुम पूरी कॉलेज में छा गई हो। सच में, वैसे तो मुझे सूट बिल्कुल पसंद नहीं, मगर तुम्हारी अम्ब्रेला फ्रॉक ड्रेस पर दिल आ गया। तभी क्लास की लेक्चरर अनाउंसमेंट करती है। आप सभी स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि अगले 2 दिन में हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होने जा रही है, जिसमें ड्रेस थीम पार्टी है। जिसकी ड्रेस सबसे खूबसूरत हुई उसे ट्रॉफी मिलेगी। अनाउंसमेंट खत्म होते ही निधि इतराते हुए चैलेंज करती है। आज तो तुमने जितनी मर्जी तारीफ के लड्डू खा लिए, लेकिन ये एनुअल फंक्शन मैं जीतूंगी अपनी ब्यूटी और ड्रेस के दम पर। कंचन दुखी होकर घर जाती और अपने कमरे में आती है और अपनी माँ की फोटो को हाथों में लिए फूट फूट कर रोते हुए व्यथा कह सुनाती है। माँ, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मगर मेरे पास ढंग की ड्रेस नहीं है।
मगर मेरी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा थी। कमरे के बाहर खड़ी अंजलि कंचन की बातों को सुन लेती है और अंदर आकर हमदर्दी जताती है। कंचन रो मत, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं जचते। भाभी, मुझ जैसी काली लड़की ठुकराए जाने के ही काबिल है। पिताजी माँ को मेरे खाने पहनने हर चीज का खर्चा भेजते हैं, पर फिर भी मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ। कंचन, दिल छोटा ना कर, तुम बस प्रतियोगिता की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा ड्रेस डिजाइन करूंगी कि तुम ही जीतोगी। कंचन पूरे लगन से डांस की तैयारी करती है। वहीं अंजलि उसके लिए प्रिंसेस गाउन डिजाइन करती है। वहीं गौरी नंद निधि उसके कमरे में आती है। भाभी, आप मेरे लिए डिट्टो ऐसा ही फ्रॉक डिजाइन करना जैसे आलिया भट्ट ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में पहना था, ताकि मेरे गोरे लेग्स अच्छे लगे और लुक आए। अच्छा ठीक है, तुम नाप दे दो। भाभी, इतना लूज नहीं, टाइट कीजिए, वरना फिटिंग अच्छी नहीं हुई तो बॉडी शेप नहीं आएगा। अपनी गौरी नंद की जबरदस्ती पर अंजलि उसके मनपसंद की ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस बनाती है और वहीं कंचन प्रिंसेस गाउन पहनकर सादगी से सज कर आती है, जिसमें पार्टी ड्रेस की थीम में बारी बारी से सब डांस करते हैं। लास्ट में स्टेज पर कंचन निधि डांस करती हैं। तभी निधि की ड्रेस की स्टिच खुल जाती है। ओह नो, शिट, मेरे ड्रेस की सिलाई खुल गई, कहीं मेरी खिल्ली ना उड़ जाए। निधि फटी ड्रेस में स्टेज पर खड़े होने के दौरान असहज हो जाती है। तभी कंचन डांस अधूरा छोड़कर उसे सेफ्टी पिन लगाकर सही करती है। दूर बैठी अंजना ये देखकर पछतावा करती है। मैंने इसे कभी सीने से लगाकर दुलार नहीं किया, हमेशा घिन किया। आज इसने मेरी बेटी की लाज बचा ली। लास्ट में सभी जज कंचन को उसके खूबसूरत ड्रेस के लिए ट्रॉफी देते हैं। वहीं उसकी गोरी बहन का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। खुद की पसंद लाई मॉडर्न देवरानी वर्सेस बेटे की पसंद लाई गंवार जेठानी। शांति अपनी सहेली आशा के साथ उसके घर के लिविंग हॉल में बैठी थी और चाय नाश्ता करते हुए बातें कर रही थी। बातों ही बातों में शांति आशा से कहती है, आशा, हम दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, क्यों ना अब हम दोनों दोस्त अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले। शांति, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियां तेरे घर की बहू बने। दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं। तो वहीं घर के बाहर अतुल विवेक के साथ ट्रक में कुछ सामान रखवा रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ोस वाले गरीब घर के बाहर नम आंखें लिए खड़ी मुस्कान पर पड़ती है, जो उसे देख रही थी। दरअसल उसके घर उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे और उसका पूरा परिवार लड़के वालों को घर के बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए आया होता है और वो लोग नमस्ते करके उन्हें विदा कर रहे थे। भाई, दूर से खड़े खड़े क्या तू मुस्कान भाभी को देखते ही रहेगा? अपनी माँ को बता क्यों नहीं देता सब? कैसे बताऊं माँ को? माँ को अपने घर के लिए पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए और मुस्कान 8वीं फेल है। वो हमारी जितनी अमीर भी नहीं, माँ उसे कभी नहीं अपनाएगी। इतना बोलकर एक बार फिर अतुल विवेक के साथ काम पर लग जाता है। कुछ ही देर में शांति हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है और हॉल में बैठे अपने दोनों बेटों और पति को बिठाकर मिठाई खिलाती है और सब खाते हैं। अरे भगवान, तुम तो अपनी दोस्त से आज मिलने के लिए गई थी, फिर ये किस खुशी में मिठाई खिला रही हो सबको? अरे मैं अपने दोनों बेटों का रिश्ता अपनी दोस्त आशा की दोनों बेटियों से जो करके आई हूँ, मुंह मीठा करवाना तो बनता ही है। लो विवेक बेटा, तुम भी खाओ, तुम्हारे दोस्त का रिश्ता पक्का हो गया है। ये लो फोटो देखो। माँ, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। और तुझे कैसी लगी खुशी अतुल? शांति की बात सुनकर अतुल बिना फोटो देखे परेशान होकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, पर पूरी रात अतुल सो नहीं पाता और अगले दिन हिम्मत करके सारा सच कमरे में बैठकर एसी की हवा में खा रही अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे आपकी दोस्त की बेटी से शादी नहीं करनी। मैं जानता हूँ वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न है, पर मैं मुस्कान को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुन रहे हैं आप? ये उस गंवार लड़की से शादी करना चाहता है। वो गरीब मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा बस। नाराज अतुल वहां से चला जाता है। इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं और ना अतुल शांति से बात करता है और ना खाना खाता है। तो वहीं विनोद किचन में खाना बना रही शांति को समझाता है। वहीं पीछे से अरुण भी आ जाता है। देखो, तुम्हारा छोटा बेटा तो मान गया है शादी के लिए, पर बड़े बेटे की खुशी भी देखनी है। तुम जिद पर क्यों बैठी हो? बच्चों की खुशी क्यों नहीं देखती? अगर तुमने जबरदस्ती अतुल की शादी खुशी से करवा भी दी तो तुम्हारा बेटा खुश नहीं रहेगा और ना ही तुम्हारी दोस्त की बेटी। फिर तुम क्या जवाब दोगी अपनी दोस्त को? इसलिए कहता हूँ मान जाओ। हाँ माँ, मैं भी पापा की बात से सहमत हूँ और मैं कर तो रहा हूँ शादी। आपकी जुबान भी रह जाएगी इससे।
अतुल घर में किसी से बात नहीं कर रहा था और ना ही खाना खा रहा था। विनोद, अरुण भी शांति को काफी समझाते हैं, जिसके बाद शांति शाम में बालकनी में खड़ी होकर आशा से फोन पर बात करती है। आशा, मेरा छोटा बेटा अरुण तेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन माफ करना आशा, मैं अपने बड़े बेटे की शादी तेरी बेटी से ही करवाना चाहती हूँ। पर पता नहीं उस गंवार पड़ोसन ने ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर, जो मेरा बेटा उसी से शादी करना चाहता है। पर तू चिंता मत कर, तेरी बड़ी बेटी भी बनेगी तो मेरे ही घर की बहू बनेगी। अभी शादी होने दे, मैं उन दोनों का रिश्ता तोड़वा दूंगी और फिर अपने बड़े बेटे की शादी तेरी बड़ी बेटी से कराऊंगी। खुशी ही मेरी बड़ी बहू बनेगी, ये मेरा तुझसे वादा है। मेरी बेटी ने बहुत अरमान देखे हैं अतुल के साथ जिंदगी बिताने के। मुझे तुझ पर विश्वास है, तू अपना वादा जरूर पूरा करेगी। शांति रिश्ता तोड़ते हुए आशा से वादा करती है कि अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से ही कराएगी और इस शर्त पर आशा मान जाती है। वहीं शांति और विनोद मुस्कान के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और वो भी हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में शांति अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है। जहां शांति की छोटी बहू माया उसकी पसंद की होती है, तो वहीं बड़ी बहू मुस्कान उसके बेटे की पसंद की, जिस वजह से वो मुस्कान को पसंद नहीं करती। और दोनों बहू की पहली रसोई वाले दिन भी किचन में खड़ी होकर शांति दोनों से भेदभाव करती है। मेरी प्यारी बहू, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल। और तू बड़ी बहू, बड़ा शौक है ना तुझे मेरे घर की बहू बनने का, तो अब बहू वाली जिम्मेदारी भी निभा। आज तेरी पहली रसोई है और खाने में पूरी सब्जी खीर के साथ चटनी, जूस, सैंडविच जैसी चीज भी बना कर देना। पर माँ जी, मुझे सैंडविच जूस बनाना नहीं आता और रसोई में तो सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मुझे ये सब चलानी नहीं आती। अगर कुछ करना नहीं आता तो मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए मुझे पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू चाहिए थी, तुझ जैसी गंवार नहीं। इतना बोलकर शांति माया को अपने साथ बाहर ले जाकर हॉल में बैठाती है और बेचारी मुस्कान रसोई में जैसे तैसे गैस ऑन करती है और पूरी सब्जी खीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। ये क्या, तूने सिर्फ खाने में पूरी सब्जी खीर पुलाव बनाया है? मैंने तुझे जो सैंडविच, चटनी और जूस भी बनाने को कहा था वो कहाँ है? माँ जी, आप भूल गई मेरी गंवार जेठानी जी ने क्या कहा था? उन्हें रसोई में रखे इलेक्ट्रॉनिक चीज चलानी नहीं आती। अगर इसे कुछ करना नहीं आता तो हमारे घर में क्यों आई? हमारे घर में भी ना आती ना। माँ, बस भी करो। मुस्कान के घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, इसलिए उसे नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं जानती। अरे धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। अरे पत्नी जी, पहले रसोई की है बहू ने, धीरे धीरे से सिखा देना। वैसे बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है, एक पूरी और देना। खाने की टेबल पर अतुल अपनी बीवी का साथ देता है। ये देख शांति को बहुत गुस्सा आता है। वहीं विनोद भी तारीफ करता है, तो सास मुंह बनाकर चली जाती है और सब खाते हुए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मुस्कान खाली समय में अपनी सास और देवरानी को खुश करने के लिए उनके लिए अपने हाथों से ड्रेस बनाती है और सिलाई मशीन की कुर्सी पर बैठे हुए कमरे में बैठे अतुल को दिखाती है। अतुल, देखो मैंने माँ जी के लिए सूट और देवरानी के लिए स्टाइलिश ब्लाउज बनाया है, उन्हें पसंद तो आएगा ना? अरे तुमने इतने प्यार से बनाया है तो क्यों नहीं पसंद आएगा इन्हें? और नहीं भी पसंद आएगा तो क्या हुआ, तुम कोशिश करती रहना। इतना बोल अतुल ऑफिस के लिए चला जाता है। तो वहीं मुस्कान अपने हाथों की बनाई ड्रेस लेकर अपनी सास और देवरानी को देती है और शांति अपनी बहू के साथ मिलकर उसके दिए हुए कपड़े को जमीन पर फेंककर पैरों से रौंद देती है। तुझे क्या लगा तू खुद से सिलाई करके मुझे कुछ भी कपड़े बनाकर देगी और मैं खुशी खुशी पहन लूंगी और तुझे अपना लूंगी? कभी नहीं। जैसे आज तेरे बने कपड़े को मैंने रौंदा है ना, इसी तरह एक दिन तुझे भी रौंद डालूंगी। और हमें कुछ देने से पहले एक बार अपना स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड को देख लो। तुम कहाँ गंवार 8वीं फेल, तुमने सोच भी कैसे लिया कि माँ जी तुम्हारे हाथों का बना ड्रेस पहनेंगी? तुमने मेरी बहन की जगह ली। मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी बर्दाश्त ना करूं, तुम्हारे कपड़े पहनना तो दूर की बात। बहू चिंता मत कर, आज भी खुशी को ही मैं अपनी बहू मानती हूँ और देखना वही इस घर में बहू बनकर भी आएगी। आखिर मैंने अपनी दोस्त से जो वादा किया है। तभी विनोद आता है। शांति, ये क्या हरकत है? तुमने बहू के साथ सही नहीं किया। देखना एक दिन यही तुम्हारे काम आएगी और बहुत पछताओगी तुम। विनोद शांति को सुनाकर अपनी बहू को वहां से लेकर चला जाता है और उसे काफी समझाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बेचारी मुस्कान नौकरों की तरह घर के सारे काम करती है और विनोद कभी कभी रसोई में जाकर इलेक्ट्रॉनिक चीज उसे चलाना सिखा देता है। अकेली मुस्कान बाजार से सब्जी लेकर आती शांति का ख्याल रखती है, उसकी टाइम पर दवाई देती है और अपने खाली समय में सिलाई करती है। ऐसे ही एक दिन टीवी देख रही शांति से उसके पास बैठी माया से कहती है, माँ जी काफी दिन हो गए बाहर गए हुए, चलिए ना बाहर से शॉपिंग करके आते हैं और आते हुए सब्जी भी ले लेंगे।
नहीं बहू, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर जाने का। और रही सब्जियों की बात, तो वो गंवार भले ही है, पर सब्जियों की पहचान बहुत अच्छे से। वो बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करती है और कम दामों पर अच्छा सामान लेकर आती है। ये काम उस गंवार को ही करने दे। वैसे भी मुझे खुश करने के लिए वो गंवार मेरी बहुत सेवा करती है। तभी मुस्कान वहां आती है शांति के लिए उसकी दवाई लेकर। माँ जी, ये लीजिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। मैं ये दवाई तभी खाऊंगी जब तू इसी धूप में जाकर सब्जी लाएगी, समझी? सास की सेहत की चिंता करते हुए मुस्कान दवाई रख के अंदर जाती है और पैसे लेकर कड़ी धूप में सब्जी लेने जाती है। ये देख और शांति के मुंह से मुस्कान की तारीफ सुनकर माया का खून खौल उठता है और वो अपने कमरे में जाती है और बैठकर अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। देख कर माया बेटा, कहीं वो गंवार तेरी बहन की जगह ना ले ले, और अगर एक बार उस बुढ़िया ने उस गंवार को अपना लिया ना, तो तेरी बड़ी बहन उस घर की बहू कभी नहीं बन पाएगी। हाँ माँ, मेरी उस गंवार जेठानी को इस घर से निकालने के लिए अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। माया जल्द से जल्द मुस्कान को घर से निकालने के लिए रसोई में जाती है और रसोई में जाकर मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज सब चालू कर देती है और उनका टेम्परेचर भी बढ़ा देती है, ताकि जब मुस्कान रसोई में आए और कुछ काम करे तो रसोई में रखी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज से धमाका हो जाए। पर तभी वहां शांति आ जाती है। अब जैसे ही शांति सब्जी गर्म करने के लिए माइक्रोवेव के पास जाती है, समय रहते वहां मुस्कान आ जाती है और वो माइक्रोवेव का बढ़ा हुआ टेम्परेचर देख अपनी सास को पीछे कर लेती है और जल्दी से माइक्रोवेव बंद कर देती है और बाकी चीजें भी फटाफट बंद कर देती है ताकि कोई धमाका न हो जाए। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ये माइक्रोवेव का टेम्परेचर किसने बढ़ाया? मैं तो रसोई में रखी इलेक्ट्रॉनिक सामान को तब तक हाथ नहीं लगाती जब तक पापा जी मेरी मदद नहीं करते। भगवान का शुक्र है जो आपको कुछ नहीं हुआ। माया बहू, मुस्कान बहू को तो ये सब चलाना नहीं आता, पर फिर भी उसने देख लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पर तुझे तो सब आता है, तू यहीं थी, फिर भी तूने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की। वो माँ जी, मैंने देखा नहीं। झूठ बोलना बंद करो, ये सब कुछ तुमने ही किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुमने माँ को नहीं बचाया क्योंकि तुम डरती थी कहीं तुम्हारी सच्चाई माँ को पता न चल जाए और तुम माँ बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। बहू, मैं तक खुद चाहती थी कि मैं तेरी बहन की शादी अपने बेटे से करवाऊं, पर इस चीज के लिए तू इतना नीचे गिर जाएगी कि मैंने सोचा नहीं था। अगर आज इस घर में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं क्या करती? पहले तो मैंने सोचा था कि तुम दोनों बहन ही मेरे घर की बहू बनोगी, पर जब एक बहन ऐसी है तो पता नहीं दूसरी बहन कैसी होगी। अच्छा हुआ जो मेरे बेटे ने अपने पसंद की लड़की से शादी की। अगर तुम दोनों घर में आ जाती बहू बनकर तो तुम दोनों ही मुझसे मेरे बेटे को छीन लेती। अच्छा हुआ जो अतुल ने मुस्कान से शादी की। जब शांति की जान पर बनती है तो उसे अपने बेटे की पसंद पर नाज होता है और ये सब देखकर माया अंदर ही अंदर जलती रहती है। तो वहीं शांति मुस्कान को दिल से अपना लेती है।